बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पहला पाठ गिल्लू पढ़ाने चल रही हूँ और जिसका कुछ अंश मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, वहाँ तक कि जहाँ गिल्लू का नामकरण हो जाता है। लेखिका ने गिल्लू का जहाँ नामकरण कर दिया था, वहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जहाँ लेखिका ने लिखा है कि हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया और इस प्रकार हमें गिल्लू कहकर हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। उन्होंने एक नामकरण कर दिया, जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप देकर एक नामकरण कर दिया और उसे वो गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की सी डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। उन्होंने उसे एक छोटे सा स्थान दे दिया, घर की तरह बना के डलिया में रुई डाला और उसे खिड़की से लटका दिया। और 2 वर्ष तक गिल्लू वहीं रहा। वो स्वयं हिलाकर कभी झूले को झूल लेता, कभी अपनी मोती सी आंखों को चमकाकर, कांच की मोती सी आंखों को चमकाकर खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता कि कितनी समझदारी से, कितने मन से वो बाहर की चीज़ों को देखता, सुनता और समझने की कोशिश करता। तो उसके क्रियाकलाप, उसके हाव भाव भी बहुत देखने योग्य थे। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उससे इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। तो लेखिका कहती है कि जब मैं लिखने बैठती तो उसने क्या किया था, इसने ठान लिया था कि वो लिखने नहीं देगा, उनका ध्यान वो अपनी ओर खींचना चाहता है। और जब ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है तो वो क्या करता है कि कुछ ऐसी हरकत तो जरूर करेगा कि जिससे उनका ध्यान पढ़ाई छोड़ करके उनकी ओर लग जाए। तो बड़ा आसान सा तरीका आता था कि उनकी पढ़ने वाली मेज के बगल के पर्दे पर जाता और उन्हें आकर्षित करने के लिए तीव्र इच्छा होती। तो उसने कहा कि वो क्या करता कि वो मेरे पैर के ऊपर आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता। वो क्या करता कि पैर के पास आता और पैर के सहारे सर से पर्दे पे चढ़ता उतरता, चढ़ता उतरता। और कई बार जब यही प्रक्रिया करता तो बार बार इसलिए करता कि ताकि लेखिका उनका ध्यान आकर्षित करें और वो उसे पकड़े और अपने पास बिठाएं। तो जब तक वो पकड़ने के लिए न उठ जाती तब तक वो इसी तरह की हरकत करता, क्योंकि वो चाहता था कि किसी भी रूप में लेखिका जो है वो अपना ध्यान गिल्लू के ऊपर करे और पढ़ने न देता था। तो इस नाते से वो इस तरह की हरकत करता, पैरों से पर्दे पे चढ़ जाता, फिर सर से नीचे आता, फिर सर से ऊपर जाता। और यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। मैं मतलब लेखिका। तो लेखिका जब तक उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती थी तब तक उनका ये क्रम चलता रहता। कभी मैं गिल्लू को पकड़ के एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगार लिफाफे के अंदर रहता। जब बहुत परेशान हो जाती तो वो क्या करती, एक लंबा सा लिफाफा ले लेती और लंबे से लिफाफे को लेकर वो उसमें 2 ऐसे छोटे छोटे होल, छेद टाइप के कर देती जिससे उनके पंजे बाहर निकाल देती और लिफाफे के बाहर से उसका सिर बाहर रहता और उसी लिफाफे के अंदर वो रहता। अब जिसके चलते वो खुद से बाहर निकलने में असमर्थ होता और अपना लघुगात यानी छोटा सा शरीर जो है लिफाफे के अंदर उसको बंद कर देती। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता। अब वो क्या करती कि लिफाफे में करके दीवार के सहारे उसको खड़ा कर देती। दीवार के सहारे खड़ा करके क्या करती कि उसको उसी स्थिति में कुछ देर तक खड़े रहने देती और खड़े रहने देने के बाद वो कुछ देर हो जाता
तब उसे वहां से हटा दी। तो उसी स्थिति में वो काफी देर खड़ा रहता, मेज के सहारे, दीवार के सहारे, और अपनी चमकीली आंखों को वो चमकाता, मटकाता, घूम घूम के देखता और चारों ओर निहारता रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता कि काजू बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे कुतरता। अब जब उसको भूख लगती तो जीव जंतु भी अपना हक दिखाने की स्थिति में रहते हैं। जब उन्हें लगता है कि उन्हें कोई और सहारा नहीं है तो वो अपनी आवाज में एक प्रकार की ध्वनि में वो क्या करते कि चिक चिक की आवाज करते। और चिक चिक की आवाज करने से क्या फायदा मिलता? फायदा ये मिलता कि उस चिक चिक की आवाज से कि वो अपना प्राप्य पा जाता, अपना काजू पा जाता, बिस्किट पा जाता और उसे लिफाफे में हाथ लटकाए लटकाए वो खा लेता और लिफाफे के अंदर खड़ा उसी स्थिति में पंजों से पकड़ लेता और कुतर कुतर के खाने लगता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। यानी कहने के मतलब कि गिल्लू का जो जीवन था वो अब अपने बाल्यावस्था को बिताकर युवा अवस्था की ओर बढ़ गया था। प्रथम बसंत कहने से ही पता चलता है कि लेखिका ये कहना चाहती है, क्योंकि गिलहरी का जीवन बहुत छोटा होता है और बहुत छोटा होने पर उसे क्या लगता है कि वो हर तरह से छोटे से जीवन में ही खुश रहने के जो साधन होते हैं वो ढूंढ लेते हैं। तो जब पहला बसंत आया तो गिलहरी के बच्चे को तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि वो मचल जाएगा। अब वो बाहर खिड़की के बाहर की गिलहरियां जब उसे चिक चिक करके पुकारती तो बेचैन हो जाता। और तो और बताएं कि लेखिका को जीव जंतुओं के हाव भाव का बहुत ध्यान रहता कि कौन सा जीव जंतु है, किसे क्या परेशानी है, क्या उसे चाहिए, हर तरह से लेखिका ये सब ध्यान में रखती। तो जब प्रथम बसंत आया और लेखिका ने देखा कि गिल्लू तो नीम और चमेली की गंध उनके कमरे में आती थी, हौले हौले आने लगी थी और बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक के करके न जाने क्या क्या कहने लगी थी। अब देखती थी कि बाहर जो गिलहरियां हैं वो जाली के पास आ जाती हैं, चिक चिक करके आवाज करती हैं, न जाने अपनी भाषा में वो क्या कहती हैं कि गिल्लू को समझ में आता भी है कि नहीं, लेकिन वो बेचैन हो जाता है बाहर निकलने के लिए। तो गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पंख से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा इसे मुक्त कर देना आवश्यक है। अब उन्होंने देखा कि नन्हा सा गिल्लू बाहर खड़ी गिलहरियों को देख करके बड़ी ललचाई नज़र से उन्हें देख रहा है कि वो भी बाहर जाने पाए, वो भी उनके साथ खेले। अब वो नन्हा सा गिल्लू नहीं है, बड़ा हो गया था, तो उसे लगने लगा कि अब उसे भी बाहर जाने की इच्छा है, उसकी आवश्यकता है, तो वो बहुत बेचैन हो जाता है। लेखिका ने जब उसकी इस बेचैनी भरी आंखों को देखा कि वो बाहर जाने के लिए मचल रहा है तो उन्हें समझ में आता है कि वो भी मुक्त होना चाहता है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच मुक्ति की सांस ली। अब लेखिका को लगा कि इसे मुक्ति कैसे दिलाई जाए, क्या किया जाए, तो उन्होंने खिड़की के चारों ओर से जो एक कॉर्नर पर एक खिड़की थी उसकी एक ठुकी कील को निकाल लिया और निकालते ही उन्होंने छोटे से हिस्से को, जाली के छोटे से हिस्से को ऐसे करके धीरे से मोड़ दिया कि एक छोटा सा होल उस जाली में पड़ गया। अब गिल्लू को क्या, गिल्लू को तो आनंद आ गया, अब वो तो यही चाहता था और अचानक उसी होल में से गिल्लू बाहर निकलने लगा। अब उसने अपना रास्ता पहचान लिया था
तो गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने फन से बाहर झांकते देख मुझे लगा इसे मुक्त करना आवश्यक होने लगने लगा कि इसे मुक्ति चाहिए और बाहर जाना चाहता है। बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। अपने छोटे जीव को घर से में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। अब इतना नन्हा सा गिल्लू, और महादेवी वर्मा के यहाँ एक तो जीव जंतु नहीं होते थे, बहुत सारे होते थे। तो वो क्या करता था, उसे लगता था, महादेवी को लगता था कि इस नन्ही सी गिलहरी के बच्चे को बचाना बहुत कठिन काम है। तो वो बहुत परेशान रहती थी कि किसी भी तरीके से कुत्ते बिल्लियों से उसे बचाना आवश्यक है, लेकिन बहुत बड़ी समस्या थी कि कैसे बचाया जाए। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने आने का कमरा बंद ही रहता था। अब महादेवी वर्मा तो छोटी मोटी लेखिका थी नहीं, बहुत बार बड़े बड़े कामों को करने के चक्कर में उन्हें बाहर निकलना पड़ता था। बहुत बार स्थिति होती थी कमरे को बंद करके जाना पड़ता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया, मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैरों से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। अब कुछ समय की बात है कि गिल्लू बाहर तो जाने ही लगा था, लेकिन महादेवी वर्मा को बाहर जाना पड़ा। और जब बाहर जाना पड़ा तो उन्हें क्या लगा कि अब इस गिल्लू का क्या करें। तो खिड़की का एक कोना उन्होंने मोड़ ही दिया था, तो गिल्लू उसी में से बाहर निकलता था। जब उसे जरूरत होती थी अंदर आ जाता था, जब जरूरत होती थी तो बाहर चला जाता था। तो उन्होंने देखा क्या कि एक बार आती है तो उन्होंने देखा कि जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती हैं तो गिल्लू जो रहता है दौड़ के आता है और सिर से पैर, पैर से सिर, सिर से पैर, पैर से सिर, कई बार चक्कर काटे उन्होंने सिर से पैर तक। और मैंने भीतर पैर रखा, जैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैरों से सिर पर, सिर से पैर तक दौड़ने लगा, तब से यह नित्य का क्रम हो गया। अब वो रोज की आदत हो गई थी उस गिल्लू की कि महादेव बंद करके जाती और जैसे ही कमरे में आती, दरवाजे का ताला खोलती, वैसे ही गिल्लू दौड़ कर उनके सिर से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक, तो दौड़ धूप मचाए रहता। तब से ही नित्य का क्रम होगा। नित्य का क्रम था रोज का क्रम। रोज का क्रम हो गया है कि गिलहरी महादेवी वर्मा बाहर जाती, ताला बंद कर देती, वो जाली से बाहर निकल जाता और फिर शाम को जब वो खोलती तो वो जाली से भीतर आके उनके ऊपर से चढ़ता उतरता, चढ़ता उतरता। तो यह नित्य का क्रम हो गया। मेरे कमरे के बाहर जाने पर गिल्लू ने खिड़की की खुली जाली की यह राह बाहर चला जाता। अब वो तो रास्ता पा ही गया था कि जैसे खिड़की की जाली मुड़ी थी, तो वो क्या करता था, वहाँ से बाहर निकल जाता और जब वो आती तो वापस आ जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता। और ऐसा लगता था जो सबसे बड़ा आदमी हो, गिलहरियों के झुंड का नेता हो, तो उनमें बीच घूमता। तो उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे जब खिड़की से बाहर भीतर करके अपने झूले में झूलने लगता और 4 बजता तो जब महादेवी वर्मा आती वो भीतर आ जाता और भीतर आकर के वो अपने झूले पर झूला झूलता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। अब जीव जंतु के अपने घर के रहने वाले सदस्यों के हाव भाव को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे और पहचानने का कारण ये था कि वो उनके तौर तरीके से बिल्कुल वाकिफ हो चुके होते हैं।
तो गिल्लू भी जानता था और कभी कभी उसके मन में आता था कि वो महादेव वर्मा को चौंका दे। तो चौंका देने के लिए वो कभी कभी अपने मन में इच्छा आती, तो न जाने कहाँ से उसके मन में इच्छा आ गई कि जैसे घर के सदस्य होते हैं, बच्चे होते हैं, और वो घर वालों को चौंकाना चाहते हैं तो कुछ हरकत कर जाते हैं, ठीक वैसे ही वो भी ऐसी हरकत करने लगता था और नेता बना हुआ फिरता था। और ठीक 4 बजे खिड़की से भीतर आकर के अपने झूले पर झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे आप पहुंची। अब गिलहरी के बच्चे में महादेव वर्मा को चौंकाने की इच्छा जग गई कि वो उसे चौंकाएगा, मतलब खेल कूद करने के अर्थ में मान लीजिए। तो कभी फूलदान, तो क्या करता वो देखे, कभी फूलदान में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट और कभी सोनजोई की पत्तियों में। तो वो क्या करता कि कभी वो पर्दों की चुन्नट जो होती है उसके भीतर चला जाता, कभी फ्लावर पॉट जो फूलदान होता उसमें चला जाता, कभी घर की चहारदीवारियों में आगे पीछे घूमता और कभी सोनजोई की पत्तियों में जाकर वो छिप जाता। अब उसकी ये आदत बन गई थी। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। अब लेखिका के पास 1-2 पक्षी तो थे नहीं, बहुत सारे पक्षी थे और सभी उनको बहुत अच्छे से मानते थे, प्यार करते थे। तो लेखिका को ये लगता है कि इन सब की देखरेख करते हुए उसकी देखरेख करती थी। तो कहती हैं मुझे सभी पक्षियों से मुझे लगाव और उन्हें मुझसे लगाव, मुझसे लगाव भी कम नहीं है। परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं। अब क्या होता था कि चाहे जितने भी जीव जंतु महादेव वर्मा ने पाल रखे थे, मगर किसी भी जीव जंतु में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनकी थाली में से भोजन कर ले। लेकिन गिल्लू जो था, जैसे ही महादेव वर्मा खाने को बैठती, गिल्लू तुरंत क्या करता कि उनकी थाली के पास आकर बैठ जाता, उसका बस चले तो वो थाली में कूद जाए और थाली में से भोजन करे। लेकिन नियमतः ऐसा नहीं हो सकता था, तो वो बिल्कुल थाली के पास बैठ करके अपना प्राप्त चाहने लगता था। परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ थाली में खाने की हिम्मत न हो, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। उनका कि मुझे तो कभी याद भी नहीं आता कि गिल्लू की तरह थाली में से भोजन लेने के लिए थाली के पास बैठ करके कोई भोजन करना चाहे। ऐसा तो लेखिका को कभी अपनी याद में आया ही नहीं था। मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता। अब उन्होंने गिल्लू की तारीफ की है कि गिल्लू कितना मनपसंद था उस घर में कि वो उनकी थाली में से उठकर एक एक चावल चुगता और खाता। फिर उन्होंने कहा कि बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, बड़े परिश्रम से। जानवरों को कुछ सिखाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी बड़ी मेहनत से वो नहीं सीख पाते, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उन्हें लगा कि उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी कि उसे सिखाया कैसे थाली के बगल बैठते हैं, कैसे खाना खाते हैं, सब कुछ उन्होंने सिखाया। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से थाली के बगल बैठना तो सिखा दिया और फिर बड़ी सफाई से वो चावल खाता। और सबसे प्रिय खाद्य उसका क्या था? काजू। तो गिल्लू का सबसे प्रिय खाद्य था काजू और लेखिका जो कि उसे काजू ही खिलाती थी। तो उन्होंने कहा मुझे तो स्मरण भी नहीं आ रहा कि वो कभी किसी मेरे यहाँ थाली में बैठकर खाया हो।
गिल्लू इनमें से अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंची, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदों पर जा पहुंचा। अब लेखिका ने कहा कि एक दिन की बात है जब गिल्लू थोड़ा नियम से हट के था, क्योंकि गिल्लू साधारण गिलहरियों में से तो था नहीं, तो थोड़ा सा हट के था। तो उन्होंने क्या देखा कि काजू उसका प्रिय खाद्य है और कई दिन काजू न मिलने पर वह खाने की चीजें लेना बंद कर देता है। अब देखिए हुआ क्या कि जीव जंतु कैसे आपके हाव भाव को जानते हैं। अगर लगातार आप उसको काजू खिला रहे हो और कुछ दिन बीच में छोड़ दीजिए तो वो नाराज हो जाएंगे। वो नाराज हो जाएंगे और नाराज होने के बाद वो अपने हक की चीजें नहीं मांगते या नहीं खाते। तो उन्होंने भी क्या किया कि किसी को बड़ी मुश्किल से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ थाली मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता। राजू काजू उसका प्रिय खाद्य था। कई दिन काजू न मिलने पर खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से फेंकने लगता। अब जब कई दिन हो जाता उसे काजू ना मिलता तो उसे क्या फर्क पड़ता? उसे फर्क पड़ता कि वो खाना खाना बंद कर देता और उसे लगता कि जब तुम मुझे काजू दोगे तभी मैं खाऊंगा। तो चूंकि गिलहरी का बच्चा था, एक काजू उसके लिए बहुत था। महादेव वर्मा ने ये ठान लिया कि अब इसको काजू भी खिलाया जाएगा। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन कई दिन बीत जाता, खाने की जो चीजें थी वो अन्य चीजें वो न ले पाता। और पाठ में जो मुख्य रूप से कहा गया है कि अन्य चीजें न ले पाता या बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता। उसी बीच मुझे अब देखिए, अब उनके हाव भाव प्रक्रिया को तो महादेव वर्मा ने समझा दिया। अब क्या है कि उन्होंने उसके भाव को कैसे समझाया कि वो महादेव वर्मा की प्रत्येक चीज को समझता था। उन्होंने कहा कि उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। अब एक दुर्घटना हो गई, लेखिका उसमें घायल हो गई और घायल होने के साथ उन्हें ऐसी स्थिति आई कि उन्हें कुछ दिनों तक अस्पताल के ही चक्कर मारने पड़े। लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला गया तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता या फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से घोंसले में जा बैठता। अब उन्होंने कहा कि एक बार इनकी मोटर दुर्घटना में उनको चोट लग गई बहुत सारी। कुछ दिन उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा और तीमारदारी के लिए बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर बारी बांध ली। फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता और जब वो बाहर से किसी को आते देखता तो उसे क्या लगता कि वो घोंसले में छिपकर बैठ जाए, घोंसले में ही बैठना चाहता। झूले के अब अस्पताल से जब आई तो उन्होंने देखा कि सारे काजू ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। तो उन्होंने देखा कि कुछ समय के पश्चात वो अपना खाना खाना भी छोड़ दिया था। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जीव जंतु जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अगर कुछ दिन आप उनका साथ छोड़ दीजिए, जीव जंतु तो अगर आप उनका कुछ दिन साथ छोड़ देंगे तो वो भोजन छोड़ देते हैं। आपके इतने करीब आ चुके होते हैं कि उस करीबी के कारण उन्हें क्या होता है कि वो भोजन करना बिल्कुल छोड़ देते हैं और भोजन छोड़ करके जब आप आएंगे तो वो आपके हाथ के आदी हो चुके होते हैं।
वो जिसके हाथ से भोजन करते हैं उसी के हाथ से खाएंगे। दूसरे किसी के हाथ या स्थान बदल जाने पर, व्यक्ति बदल जाने पर भी वो नहीं खाते। तो महादेवी वर्मा भी जब बीमार हो गई, चोट लग गई, अस्पताल में रहना पड़ा, तो लोगों ने उन्हें काजू दिया खाने को, उसका प्रिय खाद्य था, लेकिन वो नहीं खाता है। और क्या करता है कि उसी में इकट्ठा कर करके रख देता है। तो जब एक दिन उनके मन में आया कि लाओ इसके झूले की सफाई कर दी जाए, तो देखती हैं कि झूले में जो जगह थी उसमें उसने काजू भर रखे थे। रोज के काजू को वो लेता था और झूले में रख देता था। तो अब झूले की सफाई की, तब उसे उन्हें लगा कि अकेलेपन के कारण या लेखिका के न रहने के कारण उसे भूख प्यास नहीं लगती थी, वो बहुत दुखी रहता था। तो अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपने प्रिय खाद्य को कितना कम खाता था। तो उन्होंने देखा कि बहुत अपने खाने को बिल्कुल ना जीने भर खाता था, क्योंकि लेखिका नहीं थी, तो लेखिका के न रहने होने पर वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था, तो बहुत कम खाता था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए के सिराने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता कि उसका हटना परिचारिका के हटने के समान लगता। अब लेखिका ने क्या देखा, जब लेखिका अस्वस्थ थी तो वो क्या करता था, उनके तकिए के पास आकर बैठ जाता था और तकिए के पास बैठ करके अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर को सहलाता, बालों को सहलाता, हौले हौले मतलब धीरे धीरे। धीरे धीरे, हौले हौले। और परिचारिका का मतलब होता सेविका। सेवा करने वाली, दासी, नौकरानी, सेविका, कुछ भी कहिए, साहित्यिक भाषा में शब्दों का ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा। तो जो सेविका की तरह, तो उसे क्या लगता था कि वो इस तरीके से आराम से उनके बालों को सहलाते। और जब कभी ऐसा होता कि गिल्लू न सहलाता तो उन्हें कैसा लगता कि जैसे बहुत कष्ट में कोई व्यक्ति हो और अचानक हाथ पांव उसका दबा रहा हो और छोड़ के चला जाए, तो बहुत कष्ट होता है, बहुत खलने वाला कष्ट होता है। अब उन्हें क्या लगता था कि ये मेरी नन्ही सी जो परिचारिका गिल्लू है, अगर वो हट जाए तो उन्हें चैन नहीं आता था। उन्हें ये लगता था कि बिना इसके तो जैसे लगता था उनका काम ही आगे नहीं बढ़ेगा। और तो उस गिल्लू का हटना भी उन्हें बहुत खलता था। और वो गिल्लू भी उन्हें इतना प्यार करता था कि सिराने बैठे बैठे अपने पंजों से उनका सिर सहलाता। तो किसी को भी मन लुभाने की स्थिति आ जाएगी कि मन लुभा लेगा, तो वो नहीं चाहती थी कि एक सेकंड भी गिल्लू उनसे दूर हटे। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी में बचने की एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। देखिए, जीव जंतुओं को भी तकलीफें होती हैं, उनको भी प्यार आता है, उनको भी हाव भाव का पता होता है। तो गिल्लू तो बहुत छोटा सा जीव था, लेकिन जब गर्मी के दिन में लेखिका कमरे में होती तो वो दूर झूले पे नहीं बैठता और ना बाहर ही निकलता। उसे भी लेखिका का साथ चाहिए होता। तो लेखिका का साथ पाने के लिए वो आके ठीक उनके पास रखी हुई बगल की जो सुराही था उस पर दोनों पंजे फैलाकर आराम से लेट जाता। और लेटने के साथ साथ वो पेट में जो ठंडक, उसे ठंडक भी मिलती और लेखिका का साथ भी मिलता। तो इस तरह से वो क्या करता कि लेखिका का साथ पाने के लिए रास्ता नया हमेशा ढूंढे रहता था। तो नन्हे से गिल्लू को उन्होंने सेवा करके पाला था, हाव भाव तो वो पहचानता था। जब वो तीसरे दिन अपने पंजों से लेखिका की उंगली पकड़कर अपना प्रेम जता सकता है
तो अब तो गिल्लू बड़ा हो गया था, उनके हाव भाव को समझता था, तो उसने भी ऐसे किया। तो वो क्या करता था कि उसी सुराही के ऊपर जाकर लेट जाता था, और उसका फायदा क्या मिलता था कि वो पास भी रहता, लेखिका के पास भी रहता, और ठंड से भी बचा रहता। तो दोनों फायदा उसे मिलता, लेखिका के पास रहने का भी फायदा मिलता और ठंड से बचने का भी फायदा मिलता। तो ये चीज़ उन्होंने देखा कि गिल्लू इस तरह की हरकत करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो कहानी में जो गिल्लू के हाव भाव को दिखाया गया है, वो दिखाया जाता है कि जीव जंतु कैसे प्यार के भूखे होते हैं। तो यहाँ तक की कहानी मैंने आपको पढ़ा दी है। थोड़ा सा हिस्सा का शेष बच गया है, जो मैं कल पढ़ा करके आपको प्रश्नोत्तर कराऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।